नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आगामी शारीरिक शिक्षा भर्ती को मद्देनज़र रखते हुए एथलेटिक्स के प्रमुख इवेंट जो मैदानी इवेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अपने एथलेटिक्स के प्रमुख मैदानी इवेंट हैं। सबसे पहले प्रमुख मैदानी इवेंट की बात करें तो आपके वो रहेंगे कूद क्रियाएँ, और इन कूद क्रियाओं के अंतर्गत भी हम ऊंची कूद, लंबी कूद और आज त्रिकूद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, चौथा है बांस कूद है, परंतु इसके बारे में आज हम अध्ययन नहीं करेंगे। उसके बाद में पढ़ा एक रोचक पेज और रहेगा जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंची कूद की। तो ऊंची कूद क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो जल्दी से, जब तक मैं पेज को सेट करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर दबा के शेयर कर दें। अब सबसे पहले आप चित्र के अंदर देख रहे होंगे कि किस प्रकार का जो उच्च कूद का एक एरिया होता है, इक्विपमेंट होता है, किस प्रकार उच्च कूद वाला जो ग्राउंड दिखता है। तो वो आप देखिए, आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ये उच्च कूद है, आपके ये दो अप्रोच हैं, एक और ये दो, और बीच में आपके एक क्रॉस बार लगा हुआ है, और ये आपके जो लैंडिंग पिट है फॉर्म गद्दे का बना हुआ होता है ताकि खिलाड़ी के लगे नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का अपना भाई हम जिस खेल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसकी छवि अपने माइंड के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है कि उसकी छवि किस प्रकार का वो ग्राउंड होता है। यदि हमें छवि याद है तो हम उस ग्राउंड से संबंधित किसी प्रकार के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अब ये आपके पास हो गई छवि की बात। अब हम मेजरमेंट ले लेते हैं सबसे पहले कि ऊंची कूद का मेजरमेंट क्या है रहने वाला है। तो सबसे पहले दो अपने जो अप्रोच रन एरिया होता है उसकी लंबाई क्या होती है। अब आपके मन में सर अप्रोच, तो आप सब बीपीएड-धारी हैं, बीपीएड कर रखी है तो आपको ये तो पता ही होगा कि अप्रोच रन एरिया क्या है। नहीं पता, चलो मैं बता ही देता हूँ अप्रोच रन एरिया क्या है। देखो, एक तो ये हालांकि ये होता तो सीधा ही है, परंतु इसमें क्या करते हैं कि कुछ खिलाड़ी ये होते हैं अपनी तकनीक अलग अलग तकनीकों से, जैसे कुछ खिलाड़ी तिरछे आके, कुछ खिलाड़ी सीधे ऐसे जंप करते हैं, और ये तिरछे आके वो जंप करते हैं। वो एक अमेरिकी खिलाड़ी था फ्रोसबरी प्लॉव, जो उसने सबसे पहले मैक्सिको ओलंपिक 1968 के अंतर्गत उस फ्रोसबरी तकनीक को शुरू किया था। वो अमेरिकी खिलाड़ी था। उसके बाद सब खिलाड़ियों ने इसी तकनीक को अपनाया, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई जंप कर सकते हैं, ऊंचाई पर अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अप्रोच रन एरिया क्या है। बाद में हम बात करते हैं अप्रोच रन एरिया के बाद हम मुख्य रूप से बात करते हैं दो अपरोइड्स के बाद बीच की दूरी। एक अप्रोइड्स ये, एक अप्रोइड्स ए, इनके बीच के मध्य की क्या दूरी है उसके बारे में हम बात करें तो दूरी आपको पता ही है, इसकी होगी 4 मीटर, या अधिकतम हम ले सकते हैं तो 4.04 मीटर आपको याद रखनी है। 4 मीटर या 4.04 मीटर। अब आपको एग्जाम में ऑप्शन में 3 चीज़ें देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन पूछ लिया था 4 मीटर, या फिर आपको 4.04 मीटर, और ये दोनों में ऑप्शन नहीं होगा तो ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है 4 से 4.04 मीटर। तो आपको बस सिंपल ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम कितनी 4 मीटर और अधिकतम 4 से 4.04 मीटर। अब है क्रॉस बार की लंबाई। अब क्रॉस बार क्या होता है, इसे बोलते हैं। अब इसको क्रॉस बार क्यों बोलता है, खिलाड़ी को इसको क्रॉस करना पड़ता है भाई। यदि खिलाड़ी इसको क्रॉस नहीं करेगा तो ये क्रॉस बार कैसे कहलाएगा। तो ये क्रॉस बार है, इन क्रॉस बार की जो ये लंबाई है, अब आप ये लंबा कितना लंबा होगा क्रॉस बार, ये लंबा होगा आपके लगभग 3.98 से 4.02 मीटर, यानी 3.98 से 4.02 मीटर ये क्रॉस बार की लंबाई रहने वाली है। और हम क्रॉस बार के डायमीटर की बात करें, आपका आप कहोगे सर डायमीटर क्या है। ये जो डायमीटर होता है, ये क्रॉस बार की जो गोलाई होती है, डायमीटर की बात करें ये आपके रहने वाली है 30 mm। क्रॉस बार का डायमीटर कितना रहने वाला है 30 mm।
और इसका कुल वेट वज़न की बात करें तो वो वज़न आपके रहने वाला है 2 किलोग्राम। क्रॉस बार का वज़न कितना रहने वाला है 2 किलोग्राम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्रॉस बार सपोर्ट की चौड़ाई और लंबाई क्या होने वाली है। जो क्रॉस बार, अब आप कहोगे सर क्रॉस बार सपोर्ट क्या होता है, अब वो भी आपको मैं बता दूं क्रॉस बार सपोर्ट क्या होता है। देखो ये जो रॉड है, ये क्रॉस बार है, ये जिसके ऊपर टिका हुआ है ना, ये जैसे मैं बताऊँ आपको, ये इसके आगे एक ऐसे करके हुक बना हुआ होता है, ऐसे करके, इसके भी आगे एक ऐसे, तो इनके ऊपर यूँ क्रॉस बार टिका हुआ होता है, इन हुकों के ऊपर। तो इनकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो क्रॉस बार इसे सपोर्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर क्रॉस बार टिका हुआ रहता है। तो क्रॉस बार सपोर्ट की लंबाई होती है जो होती है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। आपको याद रखना 6 × 4 सेंटीमीटर के क्रॉस बार की लंबाई होती है। अब हम बात करते हैं लैंडिंग पिट की। अब आपको ये भी नहीं पता कि लैंडिंग पिट क्या है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंडिंग पिट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि लैंडिंग पिट क्या होता है। अपने लैंडिंग पिट इसे बोलते हैं जहाँ से खिलाड़ी जंप करके, खिलाड़ी आएगा, जंप करेगा और इसके ऊपर खिलाड़ी कूद जाएगा, ये लैंडिंग पिट है। तो लैंडिंग पिट की हम बात करें तो ये लंबा कितना होता है, तो इसको लंबाई और चौड़ाई याद करनी है लैंडिंग पिट की। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्रॉस बार की लंबाई चौड़ाई याद की है वो की सेंटीमीटर में, आप इसको मीटर में याद कर लेना, सीधी बात है। अरे भाई आपने क्रॉस बार की जो सपोर्ट की लंबाई याद की थी ना, क्रॉस बार सपोर्ट की लंबाई याद की थी अभी आपने, मैंने आपको बताई थी 6 × 4 सेंटीमीटर, उसी को हमें कर लेना है 6 × 4 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर। आपके ये तो हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 6 मीटर। अब हम बात करते हैं कि उसकी जो ऊंचाई कितनी होती है, क्रॉस बार की इसकी लैंडिंग पिट की जो ऊंचाई कितनी होती है। तो ऊंचाई ये होती है ना, ये ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई, तो इसकी हम बात करते हैं तो ये अपने रहने वाली 70 सेंटीमीटर। तो एक बार, और न्यूनतम वो रहने वाला है। अब जब हम न्यूनतम की बात करें तो लंबाई चौड़ाई तो कम होगी, पर इसकी जो ऊंचाई है न्यूनतम बढ़ेगी। और ऊंचाई रहेगी, ये किसके लिए रहता है, छोटे खिलाड़ी के लिए रहता है, ताकि जितना लैंडिंग पिट ऊंचा होगा उतने खिलाड़ी को कम लगेगी। तो ऊंचाई इसकी न्यूनतम 1 मीटर रह सकती है और लंबाई चौड़ाई 5 × 3 मीटर रह सकती है। अब हम वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अप्रोच रन एरिया 15 से 25 मीटर, दो अपरेट्स के बीच की दूरी 4 से 4.04 मीटर, और फिर क्रॉस बार की जो लंबाई है 3.98 से 4.02 मीटर, और क्रॉस बार का जो डायमीटर 30 mm और वजन 2 किलोग्राम। क्रॉस बार सपोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 6 × 4 सेंटीमीटर, और वही लैंडिंग पिट की भी लंबाई चौड़ाई रहने वाले 6 × 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 70 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 × 3 × 1 मीटर। अब हम बात करते हैं कि कुछ इसके नियम होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं खेल के अंतर्गत, जैसे जैसे हम खेल में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रत्येक जंप के बाद प्रत्येक जंप के जो बाद 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक जंप के बाद कितना 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक जंप के बाद 2 सेंटीमीटर हाइट को बढ़ाया जाता है। ये जो है कि नहीं है, इस हाइट को प्रत्येक जंप के बाद 2-2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है। जैसे भी आपने एक जंप क्लियर की तो अब आपके आगे रिकॉर्ड बनाने के लिए इसको 2-2 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट को बढ़ा दिया जाएगा। ये कुछ इश्यू चल रहा है, ये क्या हो रहा है इसकी में। चलो अब हम आगे बिना समय खराब करे देखते हैं कि प्रत्येक जंप के बाद 2 इसकी ऊंचाई
बढ़ाई जा सकती है, कितनी, 2 सेंटीमीटर। जब एथलीट रिकॉर्ड बनाता है, जब एथलीट क्या करता है, रिकॉर्ड बनाता है, तो एथलीट की हाइट के इच्छा अनुसार उसकी हाइट बढ़ाई जाती है। किसकी हाइट बढ़ाई जाती है? तो इसके ऊंचाई की हाइट एथलीट की इच्छा अनुसार बढ़ाई जाती है। अब हाई जंप की स्टाइल प्रमुख कौन कौन सी, ये आपको याद रखने की प्रमुख चीज़ें हैं कि इसके अंतर्गत एक तो सेल स्टाइल, एक सीजर स्टाइल, और एक स्ट्रेडल, और एक रोल, और एक ईस्टर्न स्टाइल, एक वापस हो जाएगी आपके वेस्टर्न, एक प्रॉस्पेरी फ्लॉप जो सबसे लोकप्रिय वर्तमान में है। सबसे लोकप्रिय क्या है वर्तमान में, ये स्टाइल चल रही है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्रत्येक जंप के बाद 2 सेंटीमीटर तक ऊंचाई को, हाइट को बढ़ाया जाता है। जब एथलीट रिकॉर्ड बनाता है तब एथलीट की इच्छा अनुसार हाइट को बढ़ाया जाता है। और हाई जंप स्टाइल के अंतर्गत सेल स्टाइल होती है, फिर दूसरे नंबर की होती है सीजर स्टाइल होती है, फिर तीसरे नंबर की स्ट्रेडल रोल होता है, फिर ईस्टर्न स्टाइल, फिर वेस्टर्न स्टाइल, और सबसे जो लोकप्रिय होती है प्रॉस्पेरी फ्लॉप स्टाइल। ये आपको ध्यान रखना, 1968 के अंदर मैक्सिको ओलंपिक के अंतर्गत अमेरिकी एक खिलाड़ी था, ये खिलाड़ी के नाम पर है, एक प्रॉस्पेरी नाम का एक अमेरिकी खिलाड़ी था, उसके नाम पर है। तो अब है इस तकनीक का प्रथम प्रयोग अमेरिकी जंपर डिस प्रॉस्पेरी ने 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में किया था और स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद सब खिलाड़ी इस तकनीक को अपनाने लगे थे। मतलब यूँ तिरछा आना और फिर यूँ उल्टा जंप लगाना, ये जो होती है प्रॉस्पेरी फ्लॉप होती है। अब है 8 से ज़्यादा एथलीट होने पर सभी को प्रत्येक हाइट के लिए 3-3 अवसर दिए जाते हैं, और जबकि 8 या उससे कम एथलीट होते हैं तो प्रत्येक जंप के लिए 6 अवसर दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको एक बार वापस समझना। यदि मान लो खिलाड़ी इवेंट के लिए आए हैं 8 या 8+, तो उसमें प्रत्येक खिलाड़ी को जंप के अवसर दिए जाएंगे 3, और उसका जो अधिकतम रिकॉर्ड होगा वो रजिस्टर के अंतर्गत, स्कोर शीट के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। जबकि यदि 8 से कम है, यानी 8 से कम यानी 7 है, 6 है, 5 है, तो प्रत्येक खिलाड़ी को जो अवसर दिए जाएंगे, खिलाड़ी कम है, 8 से कम यानी 8 से माइनस में है, तो लगभग प्रत्येक खिलाड़ी को 6 अवसर दिए जाएंगे। ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि कम खिलाड़ी होते हैं तो जीतने के अवसर भी ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार उनको 6 अवसर दिए जाते हैं, और 8 से ज़्यादा होने पर 3 अवसर ही दिए जाते हैं। अब हम बात करें कि कूदने के लिए समय कितना दिया जाता है। यदि कोई खिलाड़ी कूद रहा है तो उसको कितना समय दिया जाएगा, तो कूदने के लिए, जंप क्लियर करने के लिए लगभग उसको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। खिलाड़ी हाइट को पास भी कर सकता है। खिलाड़ी चाहता है कि भाई ये हाइट, इतनी हाइट है तो मैं इतने आराम से कूद जाऊँगा, तो क्या कूदने की ज़रूरत है, मेरे एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है, तो वो हाइट को आगे कर सकता है और अगली हाइट में खेल सकता है। और यदि लगातार खिलाड़ी 3 फाउल करता है तो एथलीट को प्रतियोगिता से ही बाहर कर दिया जाता है। 3 फाउल कर देता है इसके अंतर्गत तो एथलीट क्या हो जाता है, प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। तो ये अपना एक चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था आपके ऊंची कूद। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेंगे, वो रहने वाला है अपना लंबी कूद। लंबी कूद के अंतर्गत हम बात करें तो ये लॉन्ग जंप, और आपको याद है तो ट्रिपल जंप भी सेम ही है, कुछ एक परिवर्तन है। तो लंबी कूद के अंतर्गत हम देखें तो आपके सामने देखो ये मैदान है। सबसे पहले मैदान की बात कर लेते हैं। मैदान की हम बात करें तो लंबी कूद के अंतर्गत ये अपना मैदान है। मैदान की बात करें तो ये अपना रनवे है। रनवे न्यूनतम कितना होता है, 40 मीटर का, और अधिकतम 45 मीटर का रनवे होता है। ये इसकी चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। इसके बाद ये आपके एक टेक ऑफ बोर्ड होता है, और टेक ऑफ बोर्ड से आगे एक इंडिकेटर बोर्ड भी लगा हुआ होता है, और फिर आपके ये लैंडिंग पिट होता है। तो हम शुरू करते हैं इसके अंतर्गत। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब हम देखते हैं रनवे की लंबाई। ये आपके सामने रनवे दिख रहा है।
इसकी लंबाई रहने वाली है 40 मीटर से अधिकतम 45 मीटर तक। चौड़ाई ये आपके सामने लिखी हुई भी है इधर, तो चौड़ाई रहने वाली है 1.22 मीटर। टेक ऑफ बोर्ड लकड़ी का बना सफ़ेद रंग का एक पट्टा होता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सफ़ेद रंग का पट्टा होता है लकड़ी का, जिसकी लंबाई तो वही रहेगी जो अपने इसकी रनवे की चौड़ाई है, वही इसकी लंबाई रहेगी किसकी, लकड़ी के बने हुए टेक ऑफ बोर्ड, यानी जो लकड़ी का बना हुआ सफ़ेद रंग का पट्टा होता है। अब किसी पूछ ले कि टेक ऑफ बोर्ड के उस लकड़ी के पट्टे का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ज़मीन के अंदर गहराई होती है इसकी, वो होती है 10 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई होती है वो 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और प्लास्टिक इंडिकेटर लगा हुआ होता है। वो आपको बस इसको ये याद है तो आपको इसकी लंबाई वही है 1.22 मीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ये इंडिकेटर 45 डिग्री कोण तक ऊपर उठा हुआ होता है। कितना? 45 डिग्री तक ये कोण तक ऊपर उठा हुआ होता है, और ये टेक ऑफ बोर्ड से 7 mm आगे होता है। जो अपना ये टेक ऑफ बोर्ड है उससे कितना 7 mm आगे रहता है। और ये प्लास्टिक इंडिकेट का कार्य क्या था, ये कार्य होता है जंप सही हुआ है या नहीं हुआ उसका संकेत देना। जंप का संकेत देता है कि जंप सही हुआ है या नहीं हुआ है। अब फिर लैंडिंग पिट की हम बात करें तो टेक ऑफ बोर्ड से, ये टेक ऑफ बोर्ड है आपके, टेक ऑफ बोर्ड जो लकड़ी का बना हुआ पट्टा है, ये इससे लगभग जो इसकी दूरी है न्यूनतम 1 मीटर और अधिकतम 3 मीटर रह सकती है। न्यूनतम 1 मीटर और अधिकतम 3 मीटर लंबाई है इसकी, आप देख सकते हैं 9 मीटर, और चौड़ाई 2.75 से 3 मीटर तक रह सकती है। 2.75 से 3 मीटर तक रह सकती है। तो ये हमने बात की थी किसकी, लॉन्ग जंप की, लंबी कूद की बात की थी, कितना हम लंबा कूद सकते हैं उसके बारे में वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। रनवे की लंबाई 40 से 45 मीटर, चौड़ाई जो होती है 1.22 मीटर यानी 1.22 मीटर। टेक एंड बोर्ड जो लकड़ी का बना सफ़ेद पट्टा होता है उसकी लंबाई 1.22 मीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, और ज़मीन के अंदर गहराई 10 सेंटीमीटर। प्लास्टिक इंडिकेटर जो होता है वही लंबाई वही रहेगी 1.22 मीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और ये इंडिकेट 45 डिग्री तक ऊपर उठा हुआ होता है। ये टेक ऑफ बोर्ड से 7 mm आगे होता है, और ये प्लास्टिक इंडिकेटर सही जंप सही है या नहीं है उसका संकेत देता है। लैंडिंग पिट की बात करें हैं तो लैंडिंग पिट टेक ऑफ बोर्ड से 1 या 3 मीटर आगे रहता है, और लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 2.75 से 3 मीटर तक चौड़ाई रहती है। अब हम आगे बात करेंगे कि जंपिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस प्रकार जंप क्लियर करते हैं। तो आप जंपिंग प्रोसेस में देख सकते हैं कि सबसे पहले चेक मार्क, 2 चेक मार्क लगे होते हैं, फिर स्टांस, अप्रोच, रन, टेक ऑफ, फिर हवा में उड़ना, फिर लैंडिंग, और फिर पिट क्लियर। वही वापस कर्म पूछ सकता है परीक्षा के अंदर, वो क्या पूछेगा, कर्म, कि भाई जंपिंग प्रोसेस का सही क्रम बताइए। तो चेक मार्क, स्टांस, अप्रोच, रन, टेक ऑफ, फिर हवा में उड़ना, लैंडिंग, पिट क्लियर। चेक मार्क रनवे के बाहर एथलीट के द्वारा, चेक मार्क जो है रनवे के बाहर एथलीट के द्वारा बेहतर चापिंग स्टेपिंग के लिए लगाए जाते हैं। अधिकतम 2 चेक मार्क लगाए जा सकते हैं। अब कूद की स्टाइल, हिच किक यानी साइकिल इन एयर, यानी हम जैसे साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते समय आपने कभी वो पेंडल होता है ना, पेंडल को आपने दबाया होगा, चारों ओर घुमाया होगा, इसी प्रकार उड़ते समय आपको हवा में अपने पैरों को यूँ आगे पीछे करना होता है। वो होती है हिच किक, साइकिलिंग इन एयर। फिर होती है हॉगिंग स्टाइल, या फिर एक होती है सेल या साधारण स्टाइल। कूद के लिए समय आपको लगभग 1 मिनट का दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो एक बार लाइक कर दें। आपको ये आज का मज़ेदार वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको डिमांड है दूसरे वीडियो की तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं एक अच्छी स्लाइड तैयार करके कंप्यूटर के माध्यम से आपके सामने पेश कर सकूं, और आपको आपकी तैयारी और भी मजबूत कराने में मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें।